जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो टेस्ट हम लिए थे टेस्ट नंबर 7 होगा। ठीक है, अभी जो चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहा है उसका सेट नंबर 7 होगा और यह 14 तारीख यानी 14 मई 2021 को 10 बजे संपन्न हो चुका। ठीक है, इसमें लगभग 20 से 25 लोग अटेम्प्ट किए हैं। अगर आप भी इस टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ठीक है, तो हम लास्ट में जो है वीडियो के अंत में अपना नंबर भी बताएंगे। उस नंबर पे जो है आप हाई लिख कर भेजेंगे तो हम जो है आपको ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन आज सेट नंबर 7 का क्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी संतुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। स्वर्ण सिंह समिति की संतुति पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो मूल कर्तव्य जो शामिल है, अगर अनुच्छेद पूछे तो 51 के क और भाग पूछे तो वह 4 के क में। ठीक है, 4 के क में। और भाग अनुच्छेद 50 में क्या है? अनुच्छेद 50 में जो है वह कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है। और अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित जो है वह अनुच्छेद 51 में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। जबकि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण ये नीति निर्देशक तत्व में आता है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये भी क्या आपका नीति निर्देशक तत्व में आता है। छुआछूत ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है जो अनुच्छेद 17 में वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 5 कहता है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को तो उस समय 10 गो ही था, इसीलिए से क्या हो गया, उसको मौलिक कर्तव्य कहते थे। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है। और इसको 11वां को जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? मौलिक कर्तव्य देखिए यहाँ भाग पूछ रहा है तो भाग 4 के क में। अगर भाग 4 के क में और अगर पूछता कि किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 51 के क में। अनुच्छेद 51 के क में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य नहीं है तो आप देखेंगे कि लोक चुनाव में मतदान करना यह मूल कर्तव्य नहीं है। जबकि वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना ये मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी आपका मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का समापन करना ये भी हमारा क्या है? मूल कर्तव्य है। कहते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? 11 है। लेकिन जब इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में तो उस समय यह 10 था। ठीक है, उस समय 10 था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि भारत के प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो यह मूल कर्तव्य में किया गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के ए बोलिए या 4 के क में वर्णित नहीं है? तो आप देखेंगे कि अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये आपका मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया है। जबकि राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना मौलिक कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना ये भी आपका क्या है? मूल कर्तव्य है। हमारी समग्र
समग्र संस्कृति मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है, जबकि सी नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। ठीक है, हिस्ट्री में देखते हैं प्रश्न पहला क्या है। कहता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कब्र अवस्थित है वह गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। और कॉर्नवालिस का जो शासनकाल रहा था वह 1786 से 93, फिर 1805 में आया था। तो इसका मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को हो गया था। 1805 को कहाँ हुआ था, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, इसीलिए से उसका कब्र भी वहीं पे है। और नागरिक सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारन हेस्टिंग पर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। वारन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था वह 1772 से 74 बंगाल के गवर्नर के पद पर था। फिर 1774 से 85 बंगाल के गवर्नर जनरल, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारन हेस्टिंग था। वारन हेस्टिंग था। ठीक है, अब देखेंगे कि लॉर्ड क्लाइव का जो शासनकाल था वह कब से कब था। तो ये 1757 से 60 और 65 से 67, 1765 से 67 जो है लॉर्ड क्लाइव का शासनकाल था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का तो भी हम बता ही दिए कब से कब था, 1786 से 93। और लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित सहायक संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका कार्यकाल जो है 1798 से 1805 के बीच रहा था। अगला प्रश्न चलते हैं 13 नंबर। कहता है कि 1802 के बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके किसके मध्य हुआ था। तो बसीन की संधि पर हस्ताक्षर जो हुआ था वह हुआ था अंग्रेज तथा बाजीराव दो के बीच। अंग्रेज तथा बाजीराव दो, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर है 14। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा अवध का नवाब। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। देखिए, सहायक संधि से 2-3 प्रश्न कन्फ्यूजन वाला रहता है। तो अवध का नवाब जो है सहायक संधि किया था कब, 1765 में। तो वो वेलेस्ली का सहायक संधि नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पहले किसने किया था, तो ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, इसने जो है प्रयोग किया था वेलेस्ली से पहले। ठीक है, और अगर पूछे कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, तो वह पेशवा बाजीराव दो था। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मराठा सरदार पूछे तो पेशवा बाजीराव दो। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1734 के आसपास, 1834 के आसपास। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल रहा था वह 1828 से 35 में के बीच रहा था। सती प्रथा का अंत जो हुआ था वह लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में हुआ था। और ठगी प्रथा का अंत भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में ही हुआ था 1830 में, और यह कैप्टन सिलीमन के सहयोग से। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया। देखिए, ठगों का उन्मूलन जो किया था कैप्टन सिलीमन के नेतृत्व में किया गया था। किसके काल में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में। कब किया गया था, ये किया गया था 1830 में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है कि बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन था। तो बक्सर का युद्ध हुआ तो 1764 में, और 1764 में कौन था, तो इबेंसिटार था। 1760 से 65 जो कार्यकाल था वह इबेंसिटार का था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। सबसे पहले देखेंगे कि आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ कब था। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था 1814 से 18 के बीच में हुआ था। उस समय जो कार्यकाल था लॉर्ड हेस्टिंग का था। चूँकि लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल था 1813 से 23 था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए,
इसका जो अंत हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध का संगोली की संधि से, जो कि हुआ था 1816 में। 1816 में हुआ था संगोली की संधि, ठीक है, 1816 में संगोली की संधि। एक दो पॉइंट और उससे याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स से कि पिंडारियों का दमन इसी के शासनकाल में हुआ था और मराठा की शक्ति का अंतिम रूप से नष्ट जो है इसी के कार्यकाल में हुआ था। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 19 पे। कहता है कि किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को जो है रोक दिया गया था, ठीक है, रोक दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1789 से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो 1829 में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और ठगी प्रथा कब हुआ था समाप्त? तो 1830 में, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए साइंस का है, पहले फिजिक्स का। गामा किरण की खोज किसने किया था? तो पॉल विलार्ड ने किया था। किसने किया था? पॉल विलार्ड ने किया था। और रिटर ने किसका खोज किया था? परावैंगनी किरण का। और रोंटगन एक्सरे का। और आपका हर्शेल जो था वह अवरक्त विकिरण का खोज किया था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल से, ऑप्शन बी आयन मंडल से। नेक्स्ट है सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है कौन सी तरंगे? तो इसका राइट आंसर होगा एक्स तरंगे, यानी एक्स रे। आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोवेव है, ऑप्शन डी माइक्रोवेव है। नेक्स्ट है दो श्रृंग अथवा दो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दो श्रृंग अथवा दो गर्त के मतलब लगातार दूरी को क्या कहेंगे? लगातार दो श्रृंग और लगातार दो गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 26 नंबर। कहता है कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती है? शून्य का मतलब क्या? निर्वात में संचरण नहीं करती है। और ध्वनि की संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए से इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है, कहता है कि किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है गामा किरण की, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? तो ये मार्कोनी ने किया था, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है परा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती है, तो ये अंतरिक्ष तरंगों के रूप में किस रूप में? अंतरिक्ष तरंगों के रूप में किया जाता है, ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है, तो यह प्रयोग करता है कौन सी तरंगे? तो यह करता है रेडियो तरंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31। कहता है कि एफ्ला नामक विष किससे प्राप्त होता है? तो एफ्ला नामक विष जो है प्राप्त होता है कवक से, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंजापन नामक रोग किस कवक के कारण होता है? तो गंजापन नामक रोग जो होता है टीनिया कैपिटिस के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और टीनिया पेडिस के कारण कौन सी होता है? एथलीट फुट रोग होता है, एथलीट फुट, ठीक है। एकेरस एस के बीज, इससे कौन सा होता है? तो ये खाज रोग होता है, ठीक है। और एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स ये जो होता है इससे होता है दम्मा रोग, ठीक है, दम्मा रोग। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। कहता है कि मिर्गी की दवा बनाने में किसका उपयोग करते हैं? मिर्गी की दवा बनाने में किसका उपयोग करते हैं? मिर्गी, ध्यान रखेंगे, मिर्गी की दवा बनाने के लिए परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। जबकि लोबेरिया ये जो है क्या होता है? रेमेनिन लाइकेन होता है, क्या होता है? रेमेनिन लाइकेन होता है। और ये सब जो है ना क्या होता है, किसके लिए? इत्र बनाने के लिए उपयोग किए हैं। इर्बिलियम, लोबेरिया और
लाइकेन, ये सब जो है ये लाइकेन का एक प्रकार है और ये सब किसके लिए प्रयोग करते हैं, इत्र बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने किया था। तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने, और ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे जो कब किए थे, 1683 ईस्वी में, 1683 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं किससे। तो इसका राइट आंसर जो होगा जीवाणुओं से, ऑप्शन सी। ठीक है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से। मशरूम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछ देता है ये। तो मशरूम कवक है, क्या है, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 37, कहता है कि एस्परजिलस का उपयोग किसके लिए बनाने के लिए होता है। तो एस्परजिलस का उपयोग जो होता है वह पनीर बनाने के लिए होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में दक्ष है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचरी है, किसके सहजीवी सहचरी है। तो इसका राइट आंसर होगा शैवाल और कवक का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, शैवाल और कवक का। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्न में SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा लाइकेन है, ऑप्शन बी लाइकेन। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है क्या। तो वह क्या है, तो वह है एजोला। क्या है, एजोला, ऑप्शन बी। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 42, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने एक स्थानीय फर्म की पहचान की पवन ऊर्जा परियोजना से भारत में नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए समस्त समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किसने किया है, तो ये फेसबुक ने किया है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 43, कहता है कि हाल ही में इंडो किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास, ठीक है, बल अभ्यास खंजर का किस संस्करण का आयोजन किया गया। तो खंजर का ये 8वां संस्करण था जो कहाँ पे हुआ था, बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ था। और किर्गिस्तान का जो करेंसी है वहाँ का करेंसी सोम है। ठीक है, सोम है। और यह जो अभ्यास शुरू हुआ था यह 2011 से ही शुरू हुआ था और यह इस समय जो मनाया गया 2021 में 8वां संस्करण मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 के अनुसार जब इंटरनेट समावेशन और इंटरनेट तक पहुंचने में लैंगिक समानता की बात आती है तो भारत का रैंक कितना है। तो इसमें भारत का रैंक 49वां है। क्या रैंक है, 49वां। फर्स्ट रैंक पे यहाँ पे है स्वीडन, सेकंड पे यूएसए है और थर्ड पे स्पेन। लास्ट में कौन है, लास्ट रैंक है इसका बुरुंडी का। किसका है, बुरुंडी का। और यह रैंक जो जारी किया था वह इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है 45 नंबर, बिलीव व्हाट लाइफ ए क्रिकेट टॉट मी। ठीक है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी शीर्षक से एक किताब किस क्रिकेटर के बहुप्रतीक्षित आत्मकथा है। तो यह सुरेश रैना का है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 46, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा विनेश फोगाट हो जाएगा। अब विनेश फोगाट कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला बन गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सितंबर 2021 में आयोजित होने वाले पहले संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का आह्वान किसने किया। तो इसका राइट आंसर होगा एंटोनियो गुटेरस ने किया है, एंटोनियो गुटेरस ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 18 अप्रैल को।
और इस बार का जो थीम था उसका क्या था कि कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर, कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो क्या है सुशील चंद्र को। किसको? सुशील चंद्र को। और यह कितने नंबर के होंगे? 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, 24वें। ठीक है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन है 50। हाल ही में किसने आहार क्रांति नामक एक नया मिशन शुरू किया है? आहार क्रांति नामक एक नया मिशन शुरू किया है किसने? तो ये हर्षवर्धन ने किया है। किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। उत्तम आहार उत्तम विचार इसका मोटो है। क्या है मोटो? उत्तम आहार उत्तम विचार। तो आज जो है आपका यहाँ तक पूरा 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट। फिर देखिए अब नेक्स्ट टेस्ट जो होगा, हम बता दे रहे हैं, बताए थे कि लास्ट के वीडियो में बताएंगे कि नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो होगा आपका 17 मई को। कब होगा? 17 मई 2021 को। और यह टेस्ट 8वां होगा। क्या टेस्ट होगा? 8वां होगा शायद। ठीक है, 6ठा तो हो चुका, 8वां टेस्ट होगा। और टाइम जो इसका रहेगा वह 10 से 10:30। ठीक है, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं इससे तो ये मेरा नंबर है 95 46 18 52 57। इस नंबर पे मैसेज करके अपना नाम बताएं और बोलें कि हमको इस ग्रुप से जुड़ना है। अब देखिए इसका जो टॉपिक है, यहाँ देखिए गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज़ का अलग ग्रुप है, दोनों का सेपरेट ग्रुप चलता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टेस्ट, इन्हें टेस्ट 8 का जो टॉपिक दिए हैं हम, वह संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे आप लूसेंट से पढ़ लेंगे। इसका जो थ्योरी पोर्शन है उसके बाद हम प्रश्न जो है इसे पूछेंगे। चार्ल्स मेडकॉफ से लेके लॉर्ड एल्गिन द्वितीय तक जो है आपको कवर करना है गवर्नर जनरल में। और ध्वनि तरंग ये फिजिक्स का है। वनस्पति विज्ञान में आधा हम दिए थे करने के लिए, और आज जो है पेज नंबर 2 से, यानी आज पूरा वनस्पति विज्ञान कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद करंट अफेयर 31 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 के बीच का जो करंट अफेयर होगा ये सारे इस टेस्ट में जो है कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।